हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। सी प्लस प्लस सीखने की इस सीरीज में आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं फर्स्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। यानी कि वो फंक्शन जिसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया जाता है और प्रोसेसिंग के बाद अंत में फंक्शन किसी भी तरीके की वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो इस तरीके के फंक्शंस को वो कहा जाता है फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो जो भी फंक्शन हम लोग बनाएंगे वो सारे फंक्शन हम डिक्लेयर करेंगे मेन फंक्शंस के ऊपर। क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि देखिए कोई भी वेरिएबल या फंक्शन अगर मेन के ऊपर डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वो फंक्शन या वेरिएबल बन जाता है ग्लोबल। तो ग्लोबल फंक्शन बनने का क्या फायदा होता है? हम पूरे प्रोग्राम में जहां चाहें वहां पर उस फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। इसलिए जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लोग डिक्लेयर करेंगे सब मेन फंक्शंस के ऊपर ही डिक्लेयर करते हैं। तो फिलहाल यहाँ एक बेसिक सा प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने लिखा है। अब मैं फंक्शन बनाने वाला हूं और फंक्शन हमारा क्या काम करेगा? कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। देखिए साफ साफ लिखा है नो रिटर्न वैल्यू। तो इसलिए जब फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो रिटर्न टाइप पे हम क्या लिख देंगे? वॉइड। तो वॉइड का मतलब होगा फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। इसके बाद फंक्शन का नाम मैंने लिख दिया डिस्प्ले, यानी कि हमारा जो यूजर डिफाइंड फंक्शन हुआ उसका नाम हो गया डिस्प्ले। अब डिस्प्ले का स्कोप हमने यहां से असाइन कर दिया, इस कर्ली ब्रेसेस से लेकर इस कर्ली ब्रेसेस तक डिस्प्ले की कोडिंग होगी। अब यहाँ पे मैं एक सिंपल सा मैसेज लिख देता हूं, मैंने लिख दिया सपोज लखनऊ। अब आप देखिए जो हमारा प्रोग्राम बनेगा फंक्शंस के अंदर वो बेसिक से प्रोग्राम में बनाने वाला, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रोग्रामिंग स्किल्स नहीं देखनी है, यहाँ पे मैं फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहूंगा। तो इसलिए जो भी प्रोग्राम बनेंगे वो आसान से प्रोग्राम बनेंगे। मेन चीज जो हमें ध्यान रखने हैं, हमें कंसंट्रेट करने हैं हर फंक्शंस के लॉजिक पे कि कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है, क्योंकि आने वाला जो ऊप्स कॉन्सेप्ट हमारे होंगे वहां पे फंक्शंस का यूज किया जाएगा। तो इसलिए इस लेसन पे यूजर डिफाइंड फंक्शन हमें अच्छी तरीके से सीख लेने हैं जिससे मैं आने वाले टॉपिक्स को इजिली समझ पाऊंगा। तो फिलहाल मैंने जो यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया उसका नाम डिस्प्ले हो गया। अब डिस्प्ले क्या है? यूजर की अपनी इच्छा है भाई, हम किसी भी नाम से फंक्शन बनाएं, उसके अंदर हम कोई भी कोडिंग लिखें, क्योंकि यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या होगा? वो फंक्शन जिसे यूजर डिफाइंड करता है, जिसका नाम यूजर डिसाइड करता है, जिसकी कोडिंग यूजर डिसाइड करता है। तो इस तरीके के फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब इस फंक्शन में क्या है? देखिए अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, इस ब्रैकेट के अंदर पूरा खाली है, यानी कि फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट कहलाएगा ये। और प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पे रिटर्न टाइप पे क्या लिखा है? वॉइड। तो वॉइड का मतलब होता है डू नॉट रिटर्न वैल्यू, यानी कि आपको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है। अब आप देखिए इस पूरे प्रोग्राम में हमारे पास में कुल 4 फंक्शंस का यूज किया गया है। फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया? डिस्प्ले। अब फंक्शंस को पहचानने की सबसे आसान तरीका क्या है? किसी भी आइडेंटिफायर के बाद अगर ये ब्रेसेज हो तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा वो फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया डिस्प्ले, सेकंड फंक्शन हो गया मेन, थर्ड फंक्शन हो गया हमारा CLR SCR, फोर्थ एंड लास्ट फंक्शन है गेट CH। तो हमारे प्रोग्राम में कुल यहाँ पे मैंने 4 फंक्शन का यूज करा है। अब बात ये आती है क्या हमारे प्रोग्राम में 4 ही फंक्शन यूज होंगे या 4 से कम भी हो सकते हैं या 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं? देखिए ये रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। हमारे प्रोग्राम में 2 फंक्शन भी हो सकते हैं, 200 फंक्शंस भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। जैसी जरूरत होगी उसके बाद उसके अकॉर्डिंग फंक्शंस की क्वांटिटी कम या ज्यादा हो सकती है। लेकिन किसी भी सी या C++ के प्रोग्राम में मेन फंक्शन कंपलसरी होता है, बाकी फंक्शन ऑप्शनल है, हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन मेन फंक्शंस के बगैर कोई भी C++ का प्रोग्राम नहीं बनता है, इसलिए मेन फंक्शंस कंपलसरी फंक्शन होता है। जब कभी भी हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं तो सबसे पहले एग्जीक्यूट होने वाला जो फंक्शन होता है वो मेन फंक्शन होता है। बाकी फंक्शन मेन फंक्शंस के अंदर से अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट क्रमानुसार कॉल किए जाते हैं। तो फिलहाल सबसे पहले कंट्रोल हमारा मेन फंक्शंस के अंदर आएगा CLR SCR। अब हम डिस्प्ले फंक्शंस को कॉल करने वाले हैं, यानी कि कॉलिंग स्टेटमेंट में यूज करने वाला हूं। तो मेरे को कॉल करने हैं डिस्प्ले फंक्शन, तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले लिखा और इसको कॉल कर दिया। तो अब ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा?
कॉलिंग स्टेटमेंट हो गया, और ये क्या कहलाएगा, फंक्शन डेफिनेशन पार्ट कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, फंक्शन प्रोटोटाइप, और ये हो गया फंक्शन बॉडी। तो फिलहाल जो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसका नाम है डिस्प्ले। अब मैं जब प्रोग्राम को रन करूंगा तो सबसे पहले कंट्रोल हमारा मेन फंक्शंस के अंदर आएगा, मेन के बाद CLR CR पे जो स्क्रीन को क्लियर करेगा। अब हम आते हैं डिस्प्ले के पास, तो ये क्या कहलाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट। तो जब फंक्शन कॉल किया जाता है तब कंट्रोल क्या काम करेगा, देखिए हम कंट्रोल को क्या कहते हैं, भाई कंट्रोल आपको यहां से डिस्प्ले फंक्शंस को कॉल करने हैं, तो कंट्रोल क्या करेगा हमारा, देखिए यहां से जो कंट्रोल होगा वो डिस्प्ले फंक्शंस की कोडिंग के पास यहां पर जाएगा। अब यहां जाने के बाद वो डिस्प्ले की कोडिंग में यानी कि बॉडी में जो कुछ स्टेटमेंट लिखे होंगे उनको एग्जीक्यूट करेगा। जब इनके सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, फर्दर हमारा स्टेटमेंट कंट्रोल जो प्रोग्राम का होता है वो वापस इस लाइन के लास्ट में चला जाएगा, गेट cs पे प्रोग्राम क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो कहलाएगा हमारा, ये कहलाता है फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट। तो ये कहलाएगा फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट। तो पहले क्या होगा, हम मेन फंक्शंस के अंदर आएंगे, डिस्प्ले फंक्शंस को कॉल करेंगे, तो यहां से कंट्रोल हमारा डिस्प्ले फंक्शंस की कोडिंग के पास जाएगा, और वहां पर लिखा है लखनऊ, तो हमारे आउटपुट स्क्रीन पे लखनऊ प्रिंट होगा। जब ये फंक्शंस की कोडिंग खत्म हो जाती है, कंट्रोल जहां से आता है फिर से वहीं पे पहुंच जाता है। तो अब इस पूरे प्रोग्राम में क्या है, मेन है कॉलर फंक्शन, यानी कि मेन के अंदर से हमने फंक्शन को कॉल किया है, तो इसलिए कॉलिंग फंक्शन कौन हो गया, मेन हो गया, और कॉल्ड फंक्शन कौन हो गया, डिस्प्ले, यानी कि जिसको कॉल किया जाता है वो कॉल्ड फंक्शन हो गया, और जिसने कॉल किया वो कॉलर फंक्शन या कॉलिंग फंक्शन कहलाता है। तो अब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा कंट्रोल F9, तो देखिए हमारा सिंपली ये लखनऊ प्रिंट हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। अब जो ये डिस्प्ले है यहां पर क्या है, देखिए इसका ये हो गया पूरा डेफिनेशन और प्रोटोटाइप मैंने दोनों एक जगह पे लिखा है, यानी कि फंक्शंस को डिक्लेयर और फंक्शंस की कोडिंग दोनों सेम लाइन पे है। अब ये ऑप्शनल होता है, अगर हम चाहें तो इस फंक्शंस को यहां से मैं कट करके इस जगह पे पेस्ट कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे क्या काम करना होगा, प्रोटोटाइप को यहां पर लिखना मस्ट है, यानी कि ये कह रहा है फंक्शन डिक्लेरेशन पार्ट। अब फंक्शन का डिक्लेरेशन और डेफिनेशन मैंने अलग अलग लिख दिया है, तो हम चाहें तो फंक्शंस को इस तरीके से यहां डिक्लेयर करके उसकी कोडिंग को मेन के नीचे ऐसे लिख सकते हैं, तो ये प्रोग्राम भी हमारा रन होता है। तो फिलहाल ये अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है, अगर मैं चाहूं तो डिक्लेरेशन प्लस कोडिंग सेम इस जगह पे करूं, या मैं केवल इस तरीके से जैसे अभी है यहां पे डिक्लेयर कर दूं और फंक्शंस की कोडिंग को नीचे इधर लिख सकता हूं। अब मैं फिर से सेम जो हमारा कोडिंग था उसी तरीके से लिख लूं। तो अब बात ये आती है कि हमारे एक सिंगल C++ के प्रोग्राम में कुल कितने यूजर डिफाइंड फंक्शन हो सकते हैं। तो देखिए ये भी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर हम चाहें अपने प्रोग्राम में एक यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करें, हम चाहें 100 यूज कर लें, हम चाहें 1000 यूज कर लें, यानी कि मर्जी मेरी है, अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट में कितने भी फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज कर सकता हूं। तो फिलहाल पहला फंक्शन मैंने डिस्प्ले बनाया, इसी तरीके से मैं एक और फंक्शन क्लियर कर यहां पे डिक्लेयर कर देता हूं। मैंने यहां पे लिखा सपोज स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम से मैंने एक और फंक्शन बना दिया जिसके अंदर मैं किसी स्टूडेंट के नेम को लिख लेता हूं। मैंने यहां पे लिख दिया राजेश। नेक्स्ट मैं एक और फंक्शन यहां पे बना लेता हूं, और यहां पे मैंने लिख दिया एक और फंक्शन मैंने यूजर डिफाइंड बनाया जिसका नाम मैंने लिख दिया टीचर। तो फिलहाल अब मेरे यूजर डिफाइंड फंक्शन कितने हो गए, 3 हो गए। फर्स्ट हो गया डिस्प्ले, सेकेंड हो गया स्टूडेंट, थर्ड हो गया टीचर। अब टीचर के अंदर मैं कोई और नाम लिख लेता हूँ, सपोज मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ। तो मैंने अपना नाम लिख लिया है टीचर के अंदर, और स्टूडेंट के अंदर किसी स्टूडेंट का नाम लिखा है, डिस्प्ले के अंदर सिटी का नाम लिख लिया लखनऊ। अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा कि बात ये आती है कि अगर हमारे प्रोग्राम में 3 फंक्शन है तो मैं तीनों को क्या कॉल कर सकता हूं। तो देखिए ये मेरी अपनी जरूरत होती है, भले मैंने फंक्शन में प्रोग्राम में 3 फंक्शन यहां पे डिक्लेयर कर दिए हों, लेकिन मैं जितने फंक्शंस कॉल करूंगा केवल कंट्रोल उतने ही फंक्शंस को कॉल करता है, बाकी और फंक्शंस को कॉल नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमने मेन फंक्शंस के अंदर आएंगे,
केवल डिस्प्ले को कॉलिंग, हमने जो स्टेटमेंट लिखा है केवल डिस्प्ले के लिए लिखा है, तो इसलिए केवल डिस्प्ले फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, स्टूडेंट और टीचर फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो देखिए मैं प्रोग्राम रन करता हूं, केवल डिस्प्ले फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, बाकी हमारा टीचर और स्टूडेंट फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट कॉलिंग लिख देता हूं कि मुझे केवल टीचर फंक्शन को कॉल करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए टीचर केवल फंक्शन कॉल होगा, तो टीचर के अंदर क्या है, प्रसाद भट्ट। तो हमारा जब रन करेंगे तो केवल यही स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, बाकी कोई और प्रिंट नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर मैं स्टूडेंट मेथड को यहाँ से कॉल करना चाहूँ तो केवल स्टूडेंट फंक्शन हमारा कॉल होगा, बाकी रिमेनिंग 2 कॉल नहीं होंगे। अब सवाल ये उठता है, तो क्या हम जब 3 या 4 या 40 फंक्शन बनाते हैं, कॉल क्या केवल मैं एक फंक्शन को कर सकता हूं? ऐसा नहीं है, अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट मैं कितने भी फंक्शंस को कॉल कर सकता हूं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले कॉल किया किसको, स्टूडेंट को, क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर कंट्रोल सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले कौन कॉल होगा, स्टूडेंट। तो कंट्रोल यहाँ से क्या जाएगा, स्टूडेंट फंक्शंस के पास जाएगा, स्टूडेंट फंक्शंस के अंदर क्या लिखा है, राजेश, वो राजेश प्रिंट करेगा। देन फिर वापस इस स्टेटमेंट के लास्ट में आएगा, फिर से टीचर फंक्शन को कॉल करेगा, तो फिर टीचर में वो ये प्रिंट कर देगा। तो अब आप देखिए वो दोनों मेथड प्रिंट कर दी उसने, यानी कि उसने फर्स्ट हमारा स्टूडेंट को भी कॉल करा, देन टीचर को भी कॉल किया है। तो अगर हम चाहें यहाँ पे मैं अलग अलग लाइन पे प्रिंट करने के लिए सब मैं ENDL लिख देता हूँ, लाइन चेंज करने के लिए होता है हमारा कॉन्सेप्ट। तो मैंने यहाँ पे ये भी ENDL लगा दिया और इधर भी मैं ENDL का यूज कर लेता हूँ। तो मैं फिर से रन करता हूँ, देखिए राजेश और प्रसाद भट्ट। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए ये दोनों मेथड कॉल करता है। तो अब यहाँ मेन कॉन्सेप्ट क्या समझने वाली बात है कि देखिए हमने ऊपर चाहे जिस भी फंक्शंस को पहले लिखा हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है कि सबसे पहले मैंने डिस्प्ले लिखा तो डिस्प्ले सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर मैंने स्टूडेंट लिखा है तो फिर स्टूडेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर टीचर लिखा है तो लास्ट में टीचर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन जो एग्जीक्यूशन होता है वो कॉलिंग स्टेटमेंट पे होता है। सबसे पहले अगर हमने स्टूडेंट कॉल करा है तो कंट्रोल हमारा स्टूडेंट के पास जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने सबसे पहले क्या लिखा, यहाँ पे टीचर को कॉल करना है मेरे को, तो मैंने क्या लिखा, सबसे ऊपर टीचर होगा, तो सबसे पहले मेथड हमारा टीचर कॉल होगा। देन कौन सा कॉल होगा, डिस्प्ले, यहां से फंक्शन कॉल होगा, तो मैं डिस्प्ले के पास जाऊंगा, फिर कौन सा कॉल होगा, स्टूडेंट। तो यानी कि ऑर्डर इस पे है कॉलिंग स्टेटमेंट पे, जिसको हम पहले कॉल करेंगे हमारा कंट्रोल पहले उसके पास जाता है। तो यहां देखिए, तो इस तरीके से पहले टीचर के पास प्रसाद भट्ट प्रिंट हुआ, देन डिस्प्ले लखनऊ प्रिंट हुआ, फिर स्टूडेंट तो राजेश प्रिंट हुआ। तो देखिए जो ऑर्डर हम यहाँ पे लिखेंगे सेम उस ऑर्डर पे कॉल होता है। तो यहाँ हो क्या रहा है, देखिए अब कॉल फंक्शन करने का भी अलग अलग तरीका है। तो देखिए यहाँ जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा क्या हो रहा है, मैंने एक मेन मेथड बनाया, ये मेन हमारा फंक्शन हो गया। मेन से हम किसको कॉल कर रहे हैं, मेन से हम टीचर फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। मैंने टीचर को कॉल करा, देन फिर वापस टीचर से कहां आया, मेन के अंदर आया कंट्रोल। फिर हमने मेन से किसको कॉल किया, हमने कॉल किया डिस्प्ले को। तो हमारा जो फंक्शन कॉल होगा वो होगा डिस्प्ले। तो सबसे पहले मैंने मेन फंक्शन से टीचर को कॉल करा, देन डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करा, फिर से मेन से मैं किसको कॉल कर रहा हूं, स्टूडेंट फंक्शंस को कॉल करता हूं। यानी कि कंट्रोल कर क्या रहा है, पहले मेन के पास मेन से टीचर के पास जाता है, फिर टीचर से वापस मेन तक आता है, फिर वो मेन से डिस्प्ले जाता है, फिर डिस्प्ले से वापस कहां आता है, मेन पर आता है, फिर वो मेन से स्टूडेंट के पास जाता है, स्टूडेंट से वापस मेन पे आता है। यानी कि हर एक नया फंक्शन कॉल करने के लिए वो वापस मेन के पास आ रहा है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं मेन फंक्शंस के अंदर से कॉल कर लूं टीचर को, टीचर फंक्शंस को हम कॉल करेंगे, टीचर के अंदर से ही मैं डिस्प्ले को कॉल कर लूं। यानी कि मैं क्या काम करूं, मैं वापस टीचर से मेन के पास ना हूं, मेन से टीचर को कॉल करूं, टीचर के अंदर से डिस्प्ले को कॉल करूं, फिर डिस्प्ले के अंदर से मैं स्टूडेंट को कॉल कर लूं, और देन जब स्टूडेंट कॉल हो जाए तो वापस क्या करेगा, स्टूडेंट से डिस्प्ले में आएगा, डिस्प्ले से टीचर में आएगा कंट्रोल, फिर टीचर से कहां पे आता है, मेन के अंदर आता है। तो मैं ये सेकंड वाले तरीके को कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, तो देखिए इसके लिए हमें किस तरीके से कोडिंग करनी होगी। तो सबसे पहले हमारा जो कंट्रोल जा रहा है, वो कंट्रोल कहां पे जाएगा, वो जाएगा मेन के अंदर। तो मेन के अंदर से कंट्रोल क्या करेगा, स्टूडेंट फंक्शंस को कॉल करेगा,
मैंने यहाँ पे मैं इन दोनों लाइन को डिलीट करूंगा। मैंने मेन के अंदर से टीचर के अंदर कॉल किया। अब टीचर में क्या होगा, ये मैसेज प्रिंट होगा, देन मैं किसको कॉल करूं, डिस्प्ले को कॉल करूं। अब यहाँ मैंने टीचर के अंदर डिस्प्ले लिख दिया। अब कंट्रोल यहाँ से कहाँ जाएगा, डिस्प्ले के अंदर जाएगा। फिर डिस्प्ले के अंदर जाने के बाद अब मैं किसको कॉल करूं, स्टूडेंट को कॉल करूं। तो मैंने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट। तो हम इस तरीके से इनडायरेक्टली भी सारे फंक्शंस कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एरर आ गया है, तो स्टूडेंट में डिस्प्ले आ गया। अब एरर क्यों है, इसको समझने वाली बात है। देखिए ये जो स्टूडेंट है ये मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक, और स्टूडेंट क्या है, डिस्प्ले से नीचे है। तो भाई डिस्प्ले के लिए स्टूडेंट तो लोकल बन गया ना, क्योंकि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले मेन के ऊपर अगर हम डिक्लेयर करेंगे। अब इसका भी लेवल है, देखिए अगर स्टूडेंट की कोडिंग, अभी देखिए ये एरर कर रहा है। एरर क्यों कर रहा है, देखिए ये एरर है, मेक फील्ड है, ठीक है, इसको हमें सही करना है। तो मैं क्या काम करूं, बस केवल मेरे को इस कोडिंग को यहां से कट करके अगर मैं इस जगह पे पेस्ट कर दूंगा तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए मैंने रन करा तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऐसा हुआ क्यों, इसको समझिएगा। देखिए मैंने स्टूडेंट को क्या लिखा था, कॉल अब नीचे किया, तो नीचे किया तो स्टूडेंट जहां पे डिस्प्ले है, डिस्प्ले से ऊपर स्टूडेंट हो गया, तो स्टूडेंट ग्लोबल बन गया और डिस्प्ले क्या हो गया, स्टूडेंट के लिए लोकल का काम कर रहे हैं, यानी कि एक लेवल स्टूडेंट का ऊपर हो गया। तो इसलिए ये प्रॉब्लम क्या थी हमारी, सॉल्व हो गई। तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा इनडायरेक्टली में। तो इस तरीके से हम फंक्शंस को अलग अलग स्टाइल पे भी कॉल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं और आपको टाइमली उसके रिस्पॉन्स सेंड किए जाएंगे। थैंक यू।